हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुधा पटेल। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह स्वयंपोषी पौधों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसके ऊपर सभी जीवधारियों का अस्तित्व निर्भर होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवों को अपना जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक प्रकार के जीव इस ऊर्जा को पौधों से ही प्राप्त करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पौधे जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब देखिए, जानते हैं कैसे होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से जो सौर ऊर्जा होता है उसको क्लोरोफिल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा ही कार्बोहाइड्रेट के रूप में एकत्र कर ली जाती है। चूँकि प्रयुक्त प्रक्रिया में ऊर्जा युक्त पदार्थ का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसका प्रकाश से और संश्लेषण यानी कि बनना, तो यानी कि जो प्रकाश की उपस्थिति में जो चीज़ बन रही है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कह दे रहे हैं। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का ये मतलब होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो एक एनाबॉलिक प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो चलिए हम इसे परिभाषित कर लेते हैं, परिभाषाबद्ध करते हैं। तो परिभाषा जान लेते हैं क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे की हरी कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी का उपयोग करके क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट जैसे सरल भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसकी रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लेते हैं, 12 अणु हम पानी के लेते हैं कि H2O, और लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है। 6 अणु पानी के भी बनते हैं और 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं। इसी प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं। हमारे जीवन यापन के लिए जितना ज़रूरी भोज्य पदार्थ है यानी कि ग्लूकोज है या रासायनिक ऊर्जा है, उतनी ही ज़्यादा आवश्यक ऑक्सीजन है। तो हमारे जो ये पौधे होते हैं हमें मतलब कितनी ज़रूरी चीज़ें हमें देते हैं। हमारे जीवन यापन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑक्सीजन, वो पौधे बनाते हैं और वो भी इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनती है। तो वास्तव में इस क्रिया में विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया जो होती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है, यानी कि अपचयन किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा रासायनिक ऊर्जा कार्बनिक पदार्थ बनाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में संग्रहित हो जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कच्चे पदार्थ जो होते हैं उनके संयोग से मिश्रण से ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु में लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। मतलब यदि हम 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु पानी के लेते हैं, लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो ग्लूकोज का एक अणु बनता है उसमें 686 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो फोटोसिंथेसिस से हमें ऊर्जा मिल रही है ग्लूकोज के थ्रू, ऑक्सीजन तो मिल ही रही है ना। और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जो पूरी पृथ्वी पर होने वाले कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% प्रकाश संश्लेषण समुद्री और स्वच्छ जलीय शैवालों के द्वारा होता है। यानी कि जो हमारे एल्गी होते हैं, जो शैवाल होते हैं, वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। उनसे हमारे जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है, जो इतनी अच्छी चीज़ें हमें देता है, वो शैवालों के द्वारा 90% होता है और पौधों की अपेक्षा। तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि हमने जाना, सब इसके जो वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग हैं। जैसे स्टीफन हेल्स ने 1727 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश के महत्व को समझाया था। यानी कि उनके अनुसार जो सूर्य का महत्व, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें सूर्य के प्रकाश का कितना महत्व है। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसके बहुत सारे प्रयोग भी किए गए हैं, आपने पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो मैं बताऊँगी कि जो जैसे हम कोई पौधा लेते हैं और यदि एक पौधे को हम लाइट में रखते हैं और एक पौधे को अंधेरे में रखते हैं, यानी कि डार्क में रखते हैं, तो
जो डार्क में रखा पौधा होता है वो पीला पड़ जाता है या मर भी जाता है, यानी कि उसे प्रकाश नहीं मिलता। भले हम उसे पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, पर यदि हम उसे लाइट नहीं दे रहे हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली मर जाएगा। तो जो स्टीफन हेल्स हैं उन्होंने ऐसे ही प्रयोग किए थे और उन्होंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए सूर्य के प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही और बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जैसे अरस्तु महान दार्शनिक है, उन्होंने बताया था कि जितने भी समस्त हरे पौधे होते हैं वो अपना पौधा जो अपना खाना होता है, अपना पोषण होता है, वो जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषण करते हैं। उनका ऐसा मानना था। तो जड़ों से उन्होंने क्या अवशोषण किया? पानी लिया। पानी नहीं लेंगे तो भी भोजन नहीं बन पाएगा उनका। सूर्य के प्रकाश बस से भोजन नहीं बनेगा, पानी भी ज़रूरी है। तो अरस्तु ने बताया था कि जड़ों के द्वारा हम जो पानी भूमि से जो लेते हैं, हम पोषण लेते हैं। उन्होंने ये तो नहीं क्लियर किया था कि पानी ही लेते हैं, पर उन्होंने बताया था कि जो पौधे होते हैं वो जड़ों से अपना पोषण लेते हैं। तो सही है, पानी लेंगे और कुछ खनिज लवण लेंगे, ये सब मिट्टी से ही लेते हैं ना पौधे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, कि उनका पोषण होता है इससे। स्टीफन हेल्स ने बताया था, अभी हमने क्या पढ़ा? स्टीफन हेल्स ही पढ़ा ना। स्टीफन हेल्स ने सूर्य के प्रकाश का बता दिया। जो स्टीफन हेल्स हैं, इन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं, यानी पादप कार्यकी के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत काम किया था इस क्षेत्र में। जो अभी तीसरे वैज्ञानिक आते हैं, प्रिस्टले। इन्होंने 1772 में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसीय आदान प्रदान होता है, यानी कि, और इन्होंने ही ऑक्सीजन की खोज की थी। इन्होंने पता लगाया था एक पौधे में प्रयोग करके कि जो पौधा होता है, यदि उसे हवा ना दी जाए, ऑक्सीजन यदि मतलब उसे यदि ढक दिया जाए, कहीं से हवा नहीं दी जा रही, तो वो मर जाता है। इसी तरह उन्होंने ये प्रयोग सिर्फ पौधों में नहीं, चूहों में भी किया था। अलग अलग बर्तनों में ढक के पौधे के साथ ढका, एक को अलग ढका। तो जो पौधे के साथ चूहा था तो वो जीवित था, मतलब उसे ऑक्सीजन मिल रही थी। तो उन्होंने खोज निकाली थी कि जो पौधे होते हैं वो हमें प्राणवायु देते हैं, यानी कि प्राणवायु ऑक्सीजन को बोलते हैं। तो इसलिए वो पौधे के साथ वाला चूहा जिंदा रहा, और जिन चूहों को बिना पौधों के अकेले ही ढक दिया गया था, तो उसे वो मर गया था क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। इसमें इन्होंने मिंट का पौधा लिया था। ये उसमें पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसे आप याद रखिए कि जो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी और जो इसमें उन्होंने प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने मिंट का पौधा लिया था। तो इसी तरह फिर जो इंगेन हॉज आए, इंगेन हॉज ने 1769 में प्रिस्टले के कार्य को ही आगे बढ़ाया और पौधे वायु का शोधन करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे वायु का शोधन करते हैं, मतलब वायु को शुद्ध करते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी कि वायु शुद्ध करते हैं। तो इंगेन हॉज ने ही बताया था कि ये शोधन करने के लिए उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें लाइट और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अभी तक हम पढ़ रहे हैं, कोई बता रहा है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, कोई बता रहा है कि पानी की आवश्यकता होती है, कोई कह रहा है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब ऑक्सीजन बनाते हैं पौधे, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो जो इंगेन हॉज हैं उन्होंने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उनकी क्रिया में प्रकाश एवं क्लोरोफिल भी आवश्यक होते हैं, तभी वायु शोधन होगा, यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण होगा। फिर जीन सेनेवियर आए, एक वैज्ञानिक। इन्होंने 1800 में सर्वप्रथम वनस्पतियों के ऊपर, यानी कि पौधों के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव का अध्ययन किया। इन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे के द्वारा मुक्त की गई जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन जो मुक्त की गई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन होती है। इन्होंने यह भी बताया कि प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम वाले लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। मतलब इन्होंने प्रकाश का भी बहुत सारे रूप होते हैं, इनके स्पेक्ट्रम्स होते हैं, इस कलर का प्रकाश, इस कलर का प्रकाश 7 रंग का होता है ना। तो इन्होंने बताया था कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है लाल रंग के प्रकाश में, तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। मतलब यदि आप ये डीपली पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। आपको नीट का एग्ज़ाम देना है या नेट का एग्ज़ाम देना है, इन सब में ये डीपली चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अगले, मतलब इस तरह से बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने हर चीज़ को बताया। ऐसे
इस चीज़ मतलब आपको सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस को एकदम डीपली पढ़ना है यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं तो। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो इसी तरह से उसमें डीपली चीज़ें पूछता है कि इसने किसकी खोज किसने की, कि कौन सा प्रयोग किया, कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूँगी। और इसी तरह आपको यदि मेरा पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।